जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग गृह विज्ञान, अंग्रेजी में जिसे होम साइंस के नाम से जानते हैं, उसकी कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। यह प्रश्न संभवतः बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नवजात शिशु को जन्म के बाद किन किन आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है, वर्णन करें। मतलब प्रश्न कहता है कि जन्म लेने के बाद बच्चा को कौन कौन सी आवश्यकता होती है, चर्चा करें। तो आप लिखेंगे, नवजात शिशु को जन्म के बाद निम्नलिखित आवश्यकताएं महसूस होती है। नवजात शिशु को जन्म के बाद निम्नलिखित आवश्यकताएं होती है। नंबर 1, वायु माने हवा की जरूरत होती है, क्योंकि हवा बच्चा को सजीव रख सकता है। दूसरा, गर्माहट, बच्चा को सुखाने के लिए उसे गर्माहट देने की जरूरत होती है। उसके क्षुधा को शांत करने के लिए, भूख को मिटाने के लिए स्तनपान मतलब दूध पिलाना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग से बचाव के लिए टीकाकरण करना चाहिए। तो गर्माहट, स्तनपान, हवा और टीकाकरण, ये 4 ऐसा जरूरी चीज है जो जन्म के तुरंत बाद बच्चों को देना चाहिए। अगला है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा, वृद्धि और विकास में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, वृद्धि एकांशी विस्तार है, मतलब एक ही दिशा में विस्तार है, जबकि विकास सर्वांगीण विस्तार है। वृद्धि एकांशी विस्तार है, जबकि विकास सर्वांगीण विस्तार है। दूसरा अंतर है, वृद्धि शारीरिक और मानसिक गुणों पर निर्भर करता है। वृद्धि शारीरिक और मानसिक गुणों पर निर्भर करता है, जबकि विकास शारीरिक के साथ साथ संवेगात्मक विकास पर भी निर्भर करता है। तीसरा अंतर है, वृद्धि प्रौढ़ावस्था में रुक जाती है। वृद्धि एक उम्र के बाद रुक जाता है, लेकिन विकास निरंतर लगातार चलती रहती है। वृद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, लेकिन विकास में समानता पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, टीबी के लक्षणों को बताइए। टीबी एक संक्रामक रोग है, आप जानते हैं इस बात को। तो टीबी के लक्षण क्या है? तो पहला लक्षण है भार में कमी आना, मतलब टीबी बीमारी में या टीबी बीमारी का पहला लक्षण है भार, वजन कम होने लगता है। दूसरा, शरीर में हमेशा हल्का फीवर रहता है। शरीर में हमेशा हल्का फीवर मतलब बुखार रहता है। तीसरा अंतर है, भूख में कमी होने लगता है। और चौथा अंतर है, थूक में खून आने लगता है। यह है टीबी के लक्षण। चौथा प्रश्न है, जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर है। जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर है? तो आप लिखेंगे, जीवाणु वनस्पति जगत का सबसे छोटा जीव है, जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। ध्यान देंगे, जीवाणु वनस्पति जगत का छोटा सा जीव है, जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। इसके विपरीत विषाणु
अत्यंत मतलब बहुत छोटा जीव है जिसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। दूसरा अंतर है जीवाणु और विषाणु में पर्ण रहित पिगमेंट नहीं पाया जाता है। तीसरा अंतर है जीवाणु एक कोशिकीय होता है जबकि विषाणु बहुकोशिकीय होता है। चौथा अंतर है जीवाणु मानव के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होता है जबकि विषाणु केवल और केवल हानिकारक ही होता है। अगला प्रश्न है रोग प्रतिरोध क्षमता क्या है। प्रश्न है रोग प्रतिरोध क्षमता क्या है। तो आप लिखेंगे मानव को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के लिए उसके शरीर के अंदर उत्पन्न किया गया प्रतिरोध रोग प्रतिरोध कहलाता है। और रोग प्रतिरोध के लिए मानव के शरीर में टीका के माध्यम से एंटीजन डाला जाता है। फिर प्रश्न आएगा तो प्राकृतिक और कृत्रिम रोग प्रतिरोध क्षमता में क्या अंतर है। तो आप लिखेंगे प्राकृतिक रोग प्रतिरोध क्षमता प्रकृति के द्वारा मानव के शरीर में दिया गया एक प्रकार का एंटीजन है जिसे हम WBC के नाम से जानते हैं। जबकि कृत्रिम रोग प्रतिरोध क्षमता टीकाकरण के माध्यम से मानव के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अगला प्रश्न है दस्त के दौरान ORS घोल का क्या महत्व है। मतलब किसी व्यक्ति को दस्त लगातार होता है तो उसे हम ORS मतलब नमक चीनी और पानी का जो घोल पिलाते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला ORS मतलब नमक चीनी और पानी का घोल दस्त पर नियंत्रण रखता है। दूसरा शरीर में जल और लवण की मात्रा संतुलित रखता है। तीसरा ORS घोल पीने से बच्चों को भूख ज्यादा लगता है। अगला प्रश्न है बच्चों में असमर्थता के क्या कारण हैं। बच्चों में असमर्थता के क्या कारण हैं। तो आपका उत्तर होगा बच्चों में असमर्थता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 शरीर के किसी अंग का क्षतिग्रस्त हो जाना। दूसरा शरीर के किसी अंग का निरंतर कार्य करने में असमर्थ होना। तीसरा अंतर है विकलांगता अर्थात शरीर के किसी अंग का पूर्ण विकसित नहीं होना। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न भी है प्राथमिक रंग किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे प्रकृति से चुने गए रंग को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। और संसार में अन्य जितने भी रंगों का निर्माण हुआ है वे सभी रंग प्राथमिक रंग से ही बने हैं। जैसे प्राथमिक रंग के उदाहरण हैं लाल, हरा और पीला। लाल, हरा, पीला प्राथमिक रंग के उदाहरण हैं। पुनः हम लोग अगले क्लास में मनोविज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।